हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में पुनः क्लास 10th का फिजिक्स ही सीखेंगे। और फिजिक्स में जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था वो चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। उसी को आज हम लोग पुनः कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, आज हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का आज रहने वाला है, आज हम लोग सीखेंगे कि उत्तल दर्पण के सामने यदि हम लोग वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसका प्रकृति भी जानने का कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 7 में हम लोग अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न स्थान पे जो वस्तु को रखे थे उसका प्रतिबिंब का प्रकृति भी देखे थे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग उन्हीं उसी का पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति भी हम लोग देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार या साइज क्या होता है वो भी जानने का कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको एक चीज याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आज जो हम आपको सिखा रहे हैं वो याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, जब भी वस्तु को हम लोग ध्रुव पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे प्यारे बच्चों? ध्रुव पे। और ध्रुव क्या होता है? चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी वस्तु को हम लोग ध्रुव पे रखते हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा ध्रुव पे ही बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बोले या काल्पनिक बोले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको ये बात याद रखना है, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, जब भी वस्तु को हम लोग ध्रुव पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा। और वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा या काल्पनिक बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आभासी को हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं। यहाँ देखिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है यही रहने वाला है। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ लिखा गया है। वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा वो भी यहाँ पे हम लिखे हैं। सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा ये भी यहाँ लिखा गया है। वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा ये भी आपको समझा है, ठीक है प्यारे बच्चों। जब वस्तु हमारा ध्रुव पर होगा, जब वस्तु हमारा ध्रुव पे होगा तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा, प्रतिबिंब का स्थिति भी हमारा ध्रुव पे ही होगा। बट हमारा काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक को हम लोग आभासी भी बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और आभास काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्रतिबिंब होता है? सीधा होता है। और जब भी हमारा वस्तु ध्रुव पे रहता है तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पे बनता है। और उस समय हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे इसीलिए लिखा गया बराबर होता है, वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है। जब वस्तु को हम लोग पी और एफ के बीच रखे थे, अवतल दर्पण में हम लोग देखे थे, जब वस्तु हम लोग पी और एफ के बीच रखे थे तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बन गया था और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना था, ठीक है प्यारे बच्चों। दर्पण के पीछे बना था, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना था, सीधा बना था और आभासी प्रतिबिंब बना था, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं। जब भी वस्तु को ध्रुव पी और एफ के बीच रखेंगे हम लोग तो दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनता है और वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है या आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और वो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। जिस तरह से वस्तु खड़ा रहेगा वैसा ही आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। बट इस सिचुएशन में होता क्या है, जब भी वस्तु को पी और एफ के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा क्या बन जाता है? बड़ा बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा बोले तो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हम लोग कल भी डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हम लोग कहाँ रखे थे वस्तु को? वस्तु जब हमारा एफ पर रहेगा, मुख्य फोकस पे रहेगा, तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पे जाके बना था। देखिए थे आप लोग कि अनंत पे जाके बना था नीचे की तरफ। जब भी वस्तु को हम लोग एफ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों। और जब भी नीचे प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और नीचे जब भी प्रतिबिंब बनेगा, मुख अक्ष से नीचे जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब हमारा हमेशा वास्तविक कहलाता है। उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों? बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जब भी प्रतिबिंब हमारा अनंत पे बनेगा तो अनंत पे जाके जब बनेगा प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब का साइज बहुत बड़ा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसीलिए यहाँ लिखा गया बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या है। जब हमारा वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, सी हमारा वक्रता केंद्र होता है, एफ हम लोग बोलते हैं फोकस को। जब वस्तु हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो प्रतिबिंब प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं। प्रतिबिंब हमारा सी फोर वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है और नीचे में प्रतिबिंब बनता है, मुख अक्ष से नीचे बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों, और उल्टा भी बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से बड़ा बोले तो
आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है। जब हमारा सी पर रहेगा, कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, जब वस्तु हमारा सी पर रहेगा, जब वस्तु हमारा कहाँ रहेगा, सी पर रहेगा, तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है। कहां पे बनता है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब भी हमारा कहां पे बनता है, सी पर बनता है। जब वस्तु को हम लोग कहां पे रखते हैं, यहाँ सी, सी मिटा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ सी होगा। जब वस्तु हम लोग सी पे रखेंगे, सी बोले तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा प्यारे बच्चों, और इस केस में हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब हमारा मुख्य अक्ष से नीचे बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और जितना बड़ा हमारा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ देखिए हम लिखे भी, जब वस्तु हमारा सी पर होता है तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पर ही बनता है। प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा प्यारे बच्चों, सी पर ही बनेगा, और वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष से नीचे ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमारा, और वस्तु के बराबर का ही प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु होता है हमारा उतना ही बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। हम लोग पीछे भी क्लास में 7th लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, जब हम लोग वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र सी, जब वस्तु को हम लोग रखेंगे वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा कहां पे बनता है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस के बीच बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कहलाता है। बट इस सिचुएशन में हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों, वस्तु से छोटा बनेगा। यहाँ देखिए हम लिखे भी है, जब हमारा वस्तु कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच, कहाँ पे रहेगा प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच रहेगा, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच बनता है। कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच बनता है, और ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों, उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, और ये उल्टा होता है। और जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो उस समय हमारा जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे छोटा होगा, छोटा लिख लीजिएगा, छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं, जब वस्तु हमारा अनंत पे रहता है तो प्रतिबिंब प्यारे बच्चों फोकस पे बनता है, और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब हमारा वास्तविक कहलाता है प्यारे बच्चों, और ये वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ देखिए हम लिखे हैं, जब वस्तु हमारा अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनता है, बट उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करती है टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7th लेक्चर में हम लोग इसी बातों पे डिस्कस किए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोगिता है, हम लोग कहाँ कहाँ अपने दैनिक जीवन में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, वो सीखेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हजामती दर्पण बोले तो प्यारे बच्चों दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब कहिएगा सर अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, जरा कारण बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए आप। प्यारे बच्चों मान लीजिए हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण है। तो ये हमारा ध्रुव पी है, यहाँ पे हमारा ध्रुव होता है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों का फोकस है, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों हम लोग कल जो पढ़े थे, अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थान पे रख के वस्तु को भिन्न भिन्न स्थान पे रखे थे अवतल दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब भी हम लोग देखे थे कहाँ कहाँ बनता है और कैसा प्रतिबिंब बनता है। जिसमें सबसे पहला केस हम आपको समझाए थे, जब वस्तु को हम लोग ध्रुव पी और एफ के बीच रखे थे। कहाँ रखे थे प्यारे बच्चों, ध्रुव पी और एफ के बीच रखे थे, तो हमारा प्रतिबिंब जो था दर्पण के पीछे बना था। कहाँ बना था प्यारे बच्चों, दर्पण के पीछे बना था, और वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना था। कैसा प्रतिबिंब बना था, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना था। तो प्यारे बच्चों सैलून में जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उस समय देखिएगा कि व्यक्ति को जो बैठाया जाता है, उस व्यक्ति को ध्रुव, अवतल दर्पण का जो ध्रुव होता है, ध्रुव पी से एफ के बीच में बैठाया जाता है। कहाँ पे बैठाया जाता है प्यारे बच्चों, ध्रुव पी से एफ के बीच, इसी बीच में व्यक्ति को बैठाया जाता है, यानी दर्पण के काफी करीब बैठाया जाता है। तो प्यारे बच्चों जब भी दर्पण के काफी करीब व्यक्ति को बैठाया जाएगा कुर्सी पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी इस दूरी में बैठाएगा, यहाँ पे कहीं भी बैठा देगा फोकस के अंदर, फोकस के अंदर और ध्रुव के बाद, यहाँ देखो ये हमारा फोकस है, यहाँ ध्रुव है। यदि ये दोनों के बीच में व्यक्ति को हम बैठाते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी दाढ़ी होगा, दाढ़ी का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, वो बड़ा बड़ा दिखेगा। जब बड़ा बड़ा, छोटा छोटा दाढ़ी क्या होगा, बड़ा बड़ा दिखाई देगा, जिससे क्या होगा, नाई को काटने में सुविधा होगा। नाई को काटने में क्या होगा प्यारे बच्चों, सुविधा होगा। इसीलिए सैलून सब में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्यों इसीलिए किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, जब भी व्यक्ति को अवतल दर्पण के काफी करीब रखेंगे, वो व्यक्ति कहाँ पे बैठ जाएगा, हमारा फोकस, अवतल दर्पण का जो फोकस होगा, फोकस और ध्रुव पी के बीच वो रहेगा। जब इसके बीच व्यक्ति बैठेगा, तो इस व्यक्ति का जो दाढ़ी होगा, उस दर्पण में बड़ा बड़ा दिखाई देगा, जिससे नाई को काटने में क्या होगा प्यारे बच्चों, सुविधा होगा। और आपको पता है कि जब भी हम लोग वस्तु को मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जितना बड़ा वस्तु रहता है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए हम लोग सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती, हजामती बोले तो दाढ़ी बनाने की, हजामती किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, जिसका उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए हम लोगों का क्या है, टॉर्च। टॉर्च आप लोग घर में जलाए हैं, टॉर्च। टॉर्च या वाहनों की हेडलाइट, वाहन गाड़ी सब में जो आगे में लाइट लगा रहता है, बड़ा बड़ा जो लाइट लगा रहता है, जिसका उपयोग हम लोग रात में करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। टॉर्च और वाहनों की हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग प्रावर्तकों के रूप में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ समझिए, टॉर्च में और वाहनों की हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग प्रावर्तकों के रूप में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों अब कहिएगा सर, जो भी टॉर्च होता है उसमें अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, या वाहनों का जो सर्च लाइट होता है या हेडलाइट होता है, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं, कारण भी थोड़ा समझा दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जरा समझने का कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों, होता क्या है। और जैसे मान लीजिए टॉर्च सब में बल्ब रहता है, बल्ब देखें, छोटा सा बल्ब रहता है। मान लीजिए हमारा टॉर्च है, टॉर्च हम छोटा सा यहाँ पे बल्ब लगा दिए। ठीक है प्यारे बच्चों। और टॉर्च में देखिए आप कटोरा टाइप से अवतल दर्पण लगा रहता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्या रहता है, चारों साइड से घुमा हुआ रहता है अवतल दर्पण। अब कहिएगा सर यहाँ पे अवतल दर्पण ही क्यों लगाते हैं, कारण जरा समझा दीजिए। अवतल दर्पण का ही उपयोग टॉर्च में हम लोग क्यों करते हैं। मान लो टॉर्च है, इसमें मान लीजिए 3 गो बैटरी है, यहाँ पे मान लीजिए स्विच लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, टॉर्च बन गया है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों। अब देखिए अवतल दर्पण में जो वो हमारा बल्ब होता है, वो बल्ब हमारा मुख्य फोकस पे होता है। कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस पे होता है। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए यहाँ पे हमारा मुख्य फोकस ऐप है, तो इस बल्ब से क्या होगा, प्रकाश निकलेगा। इस बल्ब से जब प्रकाश निकलेगा प्यारे बच्चों, इस बल्ब से जो प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश निकल के सबसे पहले इस दर्पण, यहाँ जो अवतल दर्पण लगा रहता है, इस तरह का जो अवतल दर्पण हम लोग उपयोग करते हैं, उस दर्पण पे पड़ता है, मुख्य फोकस पे से। और यहाँ देखिए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का जो उपयोग हम लोग टॉर्च में करते हैं, तो टॉर्च का जो बल्ब होता है, छोटा सा बल्ब देखे होइएगा, छोटा सा जो वो बल्ब होता है, वो मुख्य फोकस पे होता है। कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस पे होता है। और यहाँ से जब प्रकाश की किरणें निकलती है, यहाँ से जब प्रकाश की किरणें निकलती है, तो यहाँ पे जाके क्या होता है, इस दर्पण पे पड़ता है, इस दर्पण पे पड़ता है, ऐसे पड़ता है। और ये दर्पण करता क्या है, ये दर्पण क्या करता है, इस किरण को क्या करता है, समानांतर आगे की तरफ बढ़ा देता है। ये परावर्तन के बाद ये किरणें क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, मुख अक्ष की क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, समानांतर। इधर भी देखिए यहाँ जो किरण जा रहा है, ये क्या हो रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के क्या जा रहा है, समानांतर जा रहा है। और ये अवतल दर्पण क्या करता है, सभी किरणें को समानांतर आगे की तरफ भेज देती है, जिससे हम लोग अधिक दूर तक देख पाते हैं। कारण समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो अवतल दर्पण में जो बल्ब लगा रहता है, अवतल दर्पण में, टॉर्च में जो बल्ब लगा रहता है प्यारे बच्चों, टॉर्च में जो बल्ब लगा रहता है, वो मुख्य फोकस पे होता है। जब बल्ब जलता है तो यहाँ से बहुत सारा प्रकाश की किरणें निकलती है, चारों तरफ फैलता है। तो यहाँ से जो किरणें फैल के इस दर्पण पे पड़ता है, दर्पण क्या करता है, दर्पण क्या करता है, सभी किरणें को मुख्य अक्ष के समानांतर आगे की तरफ भेज देता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आगे की तरफ क्या करता है, वो भेज देता है, जिससे क्या होता है, हम लोग अधिक दूर तक देख पाते हैं। प्यारे बच्चों यदि हम लोग केवल बल्ब निकाल के, केवल इसका बल्ब, टॉर्च से केवल बल्ब निकाल के अगर हम लोग देखना चाहें, तो उसमें ज्यादा प्रकाश हम लोगों को दिखाई नहीं देगा।
और हम लोग बहुत कम ही दूरी तक के वस्तुओं को देख पाएंगे। टॉर्च की अपेक्षा हम लोग बहुत कम दूर तक के वस्तु को उसमें देख पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च सब में अवतल दर्पण लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या करता है प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण क्या करता है, जब भी यहाँ मुख्य फोकस पे लाइट जलता है तो यहाँ से किरणें बिखेरती है, और ये किरणें जब भी अवतल दर्पण पे पड़ता है तो ये अवतल दर्पण क्या करता है, सभी किरणें को मुख अक्ष के समानांतर आगे की तरफ भेज देता है, जिससे हम लोग आसानी से बहुत दूर रखे वस्तु को भी देख पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करती है टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है प्यारे बच्चों, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो रोगी सबका कान का अंदरूनी भाग को देखने में, गला का अंदरूनी भाग को देखने में प्यारे बच्चों, दांत का अंदरूनी भाग को देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अब कहिएगा सर इसका अवतल दर्पण का ही उपयोग डॉक्टर लोग क्यों करते हैं? तो प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण के सामने ध्यान से समझिए, मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के सामने यदि बहुत पास में कोई वस्तु को हम लोग रखेंगे, जैसे मान लीजिए हम दांत के सटा के अवतल दर्पण को रख रहे हैं, तो जब भी अवतल दर्पण के सामने बहुत निकट में कोई वस्तु रहता है तो अवतल दर्पण क्या करता है, उसका बड़ा छवि बना के देता है। आपको अभी सिखाया है, जब भी अवतल दर्पण के सामने निकट में कोई वस्तु रहेगा, निकट बोले तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में यदि कोई वस्तु रहेगा, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण दर्पण के पीछे बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे डॉक्टर को देखने में क्या होता है प्यारे बच्चों, सुविधा होता है। छोटा छोटा जीवाणु विषाणु भी जो होगा दांत में, छोटा छोटा जीवाणु विषाणु को भी वो बड़ा करके देख पाता होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और यही कारण है कि हम लोग अंदरूनी भाग को देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण के सामने जब हम लोग दर्पण के बहुत निकट में कोई वस्तु को रखते हैं, जैसे मान लीजिए दांत के बहुत निकट में दर्पण को ले जाएंगे, तो दर्पण में क्या होगा, दांत बहुत बड़ा दिखाई देगा। इसीलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसीलिए डॉक्टर लोग रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण में होता क्या है प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग कोई वस्तु को मुख्य फोकस एफ और ध्रुव के बीच रखेंगे, तो अवतल दर्पण दर्पण के पीछे बड़ा सा प्रतिबिंब बना के देता है। यही एक केस होता है अवतल दर्पण में, जिस समय हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का उपयोग इसीलिए करते हैं। तो आशा करते हैं ये टॉपिक भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है प्यारे बच्चों, सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगहों पर केंद्रित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण करता क्या है, ध्यान से समझिए। अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं, अवतल दर्पण का काम क्या है, अगर सूर्य से मान लीजिए बहुत सारा प्रकाश की किरणें आ रही है, तो जब अवतल दर्पण पे पड़ता है तो वो सभी किरणें को एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है, अभिसरित कर देता है। सभी किरणें को क्या करता है प्यारे बच्चों, एक ही बिंदु पे वो क्या करता है, अभिसरित कर देता है। तो इसीलिए सौर भट्टी सब में क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे सूर्य से बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, जब अवतल दर्पण पे पड़ता है तो वो परावर्तन के बाद क्या होता है, सभी किरणें एक बिंदु पे क्या होता है प्यारे बच्चों, अभिसरित हो जाता है। सभी किरणें एक बिंदु पे अभिसरित हो जाता है, जिससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा उष्मा निकलता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उष्मा प्राप्त होता है। और सौर भट्टी सब में इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा, बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं प्यारे बच्चों, उसी को कहा गया उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पर क्या किया जाता है, छोटी जगहों पर केंद्रित किया जाता है, जिससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त हो पाता है, जिससे हमारा कार्य अधिक मात्रा में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्या है, परावर्तक दूरबीन में भी हम लोग उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं प्यारे बच्चों, परावर्तक दूरबीन में भी हम लोग अवतल दर्पण दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए लेजर लाइट में भी, लेजर लाइट में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपको पता है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण इसलिए लगाया जाता है लेजर लाइट में प्यारे बच्चों, तो जब मान लीजिए यहाँ पे ये लेजर लाइट है हमारा, यहाँ पे मान लीजिए बल्ब है हमारा, तो बल्ब जब जलेगा, यहाँ मान लीजिए फोकस पे बल्ब है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ये गोलाकार रूप में मान लो दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। तो ये मान लीजिए लेजर लाइट है, जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो सबसे पहले इस अवतल दर्पण पे पड़ेगा, और अवतल दर्पण क्या करेगा, उस किरणें को समानांतर आगे की तरफ फैलाएगा। इसीलिए आप लोग लेजर लाइट देखते होइएगा कि लेजर लाइट में बहुत दूर तक प्रकाश जाता है। ठीक है प्यारे, लेजर लाइट हम लोग यदि यहाँ पे बारते हैं तो बहुत दूर तक, लगभग 1 किलोमीटर तक वो दिखाई दे देगा आप लोगों को, या हाफ किलोमीटर तो निश्चित रूप से दिखाई दे देता है प्यारे बच्चों, अंधेरा में यदि आप लोग जलाइएगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा अवतल दर्पण का उपयोग प्यारे बच्चों हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं।
अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं प्यारे बच्चों, कारण भी हम लोग समझ गए हैं। दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग क्या देखें, टॉर्च वाहनों की हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तकों के रूप में किसमें करते हैं प्यारे बच्चों, परावर्तकों के रूप में किया जाता है। हम लोग इसको समझे भी हैं प्यारे बच्चों। रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं वो कारण भी हम लोग सीख गए हैं प्यारे बच्चों। सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े अवतल दर्पणों द्वारा छोटी जगह पर केंद्रित किया जाता है। और अवतल दर्पण क्या करता है प्यारे बच्चों, प्रकाश की, सूर्य से आ रही प्रकाश की सभी किरणें को एक जगह पे क्या कर देता है, अभिसरित कर देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता है सूर्य से जो भी प्रकाश का किरण आता है उसको हम लोग मान के चलते हैं कि वो हमारा समानांतर किरणें आ रहा है। तो सूर्य से जो भी प्रकाश की किरणें आती है, अनंत स्थित प्रकाश स्रोत से यदि कोई किरण आता है तो वो हमारा मुख अक्ष के समानांतर आता है। तो जब भी अवतल दर्पण के सामने कोई किरण मुख अक्ष के समानांतर आता है तो वो क्या करता है, मुख को फोकस पे गुजारता है। सभी किरणें मुख को फोकस से होकर निकलती है। इसीलिए आप लोग देखे होइएगा कि सौर भट्टी सब में जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य से जो भी प्रकाश की किरणें आती है वो क्या होता है, सब किरणें मुख्य फोकस पे क्या होता है, एकत्रित हो जाता है, अभिसरित हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और परावर्तक दूरबीन में भी हम लोग करते हैं, और सोलर कुकर में भी करते हैं प्यारे बच्चों। किसमें करते हैं हम लोग, सोलर कुकर में भी। सोलर कुकर में भी सेम सिस्टम है प्यारे बच्चों। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य से जो भी किरणें आती है वो जब दर्पण पे पड़ता है तो सभी किरणें को क्या करता है, वो एक जगह पे अभिसरित कर देता है, जिससे अधिक मात्रा में क्या होता है, उसमें हम लोगों को प्राप्त होता है, जिससे भोजन आसानी से पक जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है, लेजर लाइट में। लेजर लाइट में भी क्यों करते हैं वो कारण भी हम लोग देखें। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पहला पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, कहाँ रखेंगे वस्तु को, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पे हो प्यारे बच्चों, अनंत पे हो। मान लीजिए हमारा यहाँ पे अनंत है, अनंत पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ये हमारा वस्तु है ए बी। और यदि कोई वस्तु अनंत पे होता है प्यारे बच्चों, अनंत पे स्थित किसी वस्तु से जो प्रकाश का किरण आता है वो मुख अक्ष के समानांतर आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसा आता है, मुख अक्ष के समानांतर। तो मान लीजिए यहाँ से एक किरण को हम क्या किए, मुख अक्ष के समानांतर गुजार। ये किरण प्यारे बच्चों, एक किरण हम कहाँ से गुजारे हैं, मुख अक्ष के समानांतर। एक किरण और हम मुख अक्ष के समानांतर ही गुजार लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा, उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में जब भी कोई किरण मुख अक्ष के समानांतर आता है, यदि अवतल दर्पण रहता तो ये मुख फोकस से गुजरता। कहाँ से गुजरेगा प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में मुख फोकस से गुजरता। बट यहाँ पे उत्तल दर्पण है तो मुख्य फोकस से जाता हुआ महसूस होगा हम लोगों को। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई किरणें मुख अक्ष के समानांतर आती है, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद वो दूसरी दिशा में चला जाता है। वो जो दूसरा दिशा होता है वो लगता है कि हम लोगों का मुख फोकस से निकल के ये जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारी परावर्तित किरणें हैं। तो यहाँ अनंत पे एक वस्तु है ये भी हमारा, जहां से हम लोग क्या किए हैं, दो किरण को गुजारे हैं जो कि मुख अक्ष के समानांतर जा रहे हैं। और अनंत पे स्थित वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आती हैं प्यारे बच्चों, वो मुख अक्ष के समानांतर ही आती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो कि परावर्तन के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो जाने वाली किरण है हम लोगों को लगता है कि ये मुख्य फोकस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस से आ रहा है।
ये जो जाने वाली किरणें हैं, यहाँ देखिए नीचे में जो एक समानांतर किरणें जा रही हैं, जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। बट ये जो दूसरा डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, ये लग रहा है कि हम लोगों का ये फोकस से निकल के ही जा रहा है। कहाँ से निकल के जा रहा है प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस से ही निकल के जा रहा है। और ऊपर भी एक किरण हम लोग समानांतर गुजा रहे थे, जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद इस डायरेक्शन में चला गया, और ये किरण भी लग रहा है कि हम लोगों का ये मुख्य फोकस से ही निकल गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उत्तल दर्पण के सामने जब भी हम लोग वस्तु को अनंत पे रखते हैं, जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है प्यारे बच्चों? फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है प्यारे बच्चों? दर्पण के पीछे बनता है। ये आप लोग देखिए, और प्रतिबिंब हमारा बहुत ही छोटा सा बनता है। प्रतिबिंब हमारा बहुत ही छोटा सा बनता है। यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब का प्रकृति में हम लोग लिखे हैं, तो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनता है? फोकस एफ पर दर्पण के पीछे बनता है। देखिए फोकस एफ पर बना हमारा प्रतिबिंब, लग रहा है कि यहीं पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट किया है। जहाँ पे लगता है कि कट कर रहा है, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब भी बनता है। तो जब वस्तु हमारा अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। ये ऐसा कब होता है? जब हम लोग उत्तल दर्पण के सामने, ये हमारा उत्तल दर्पण है, जब हम लोग उत्तल उत्तल दर्पण है, जब हम लोग उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पे रखेंगे, तो उस समय हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? मुख्य फोकस पे बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और दर्पण के पीछे बनेगा। फोकस एफ पर दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस एफ पर दर्पण के पीछे बनेगा। फिर देखिए ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बना। जब भी प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनता है प्यारे बच्चों, वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, और वो सीधा प्रतिबिंब नहीं होता है। सीधा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक भी होगा और सीधा होगा। वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से क्या होगा? बहुत छोटा सा एक बिंदु टाइप में हम लोगों को प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, वस्तु से बहुत छोटा सा प्रतिबिंब हमारा बनेगा। आप लोगों को समझ में आ गया हो गया प्यारे बच्चों। जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब का प्रकृति देख लीजिए। एफ पर कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है? एफ पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे जब भी प्रतिबिंब हमारा बनता है तो वो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। और वो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है, और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। बहुत छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है। जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, ध्रुव तथा अनंत के बीच, इधर मान लीजिए हमारा अनंत है, यहाँ पे ध्रुव है। और प्यारे बच्चों अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में वस्तु को हमेशा हम लोग कहाँ रखेंगे? ध्रुव से बाईं ओर रखेंगे। कहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों? वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। तो वस्तु हमेशा किधर रखेंगे हम लोग? बाईं ओर रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा ध्रुव है और इधर हमारा अनंत है। तो वस्तु को अभी हम कहाँ रखे हैं? ध्रुव पी और अनंत के बीच रखे हैं। ध्रुव पी और अनंत के बीच। आपको पता है उत्तल दर्पण में हमारा जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है, दायां तरफ होता है, और वक्रता केंद्र भी राइट साइड होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के सामने हम लोग वस्तु कहाँ रख रहे हैं? ध्रुव पी और अनंत के बीच रख रहे हैं। ध्रुव पी और अनंत के बीच रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखिए इसका प्रतिबिंब भी हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। कहाँ बनता है प्रतिबिंब? एक किरण को हम लोग क्या करते हैं? मुख अक्ष के समानांतर गुजार लेते हैं। एक किरण को हम लोग मुख अक्ष के समानांतर गुजार लेते हैं। ये परावर्तन के बाद ये दूसरा डायरेक्शन में चला जाएगा। परावर्तन के बाद प्यारे बच्चों ये क्या होगा? ये दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। ध्यान से समझिए यहाँ प्यारे बच्चों, ये हमारा आपतित किरण है। इस वस्तु, मान लीजिए हमारा ए बी वस्तु है, इस वस्तु पर से एक किरण हम गुजारे जो कि हमारा मुख अक्ष के समानांतर जा रहा है। ये परावर्तन के बाद ये दूसरी डायरेक्शन में चला गया। ये जो जाने वाली किरणें हैं, ये लग रहा है कि हमारा मुख्य फोकस से निकल के आ रहा है। कहाँ से निकल के आ रहा है? मुख्य फोकस से निकल के आ रहा है। एक किरण को हम लोग और गुजारेंगे जो कि हमारा वक्रता केंद्र की दिशा में होगा।
एक किरण को हम लोग प्यारे बच्चों और गुजारेंगे जो हमारा वक्रता केंद्र की दिशा में होगा। एक किरण को प्यारे बच्चों हम लोग और गुजार लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों हम लोगों का जो ये हमारा क्या है, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा वक्रता केंद्र है। जब भी किरण को हम लोग वक्रता केंद्र की दिशा में गुजारते हैं, यहाँ देखिए हमारा ये वस्तु है, ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है। ए भी हमारा कोई वस्तु है, ए भी वस्तु था। यहाँ से हम लोग एक किरण को वक्रता केंद्र की दिशा में गुजारे। आपको पता है जब भी कोई किरण को हम लोग वक्रता केंद्र की दिशा में गुजारते हैं, ये हमारा डॉटेड लाइन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ के बाद हम लोगों का डॉटेड लाइन होगा। तो जब भी कोई किरण को हम लोग वक्रता केंद्र की दिशा में गुजारते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाती है। आपको पता है कि वक्रता केंद्र की दिशा में जब भी हम लोग किरण को गुजारते हैं तो वो किरण दर्पण पे लंबवत होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः इसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं तो दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे कट किया है, और जहाँ पे दोनों किरणें एक दूसरे को कट करता है वहां पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। वहां पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये मान लीजिए हमारा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, प्रतिबिंब जो हमारा बना है मुख्य फोकस एफ और पी के बीच बना है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस एफ और पी के बीच बना है। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, जब भी हम लोग वस्तु को ध्रुव पी और अनंत के बीच रखें, जब भी वस्तु को कहाँ रखेंगे, ध्रुव पी और अनंत के बीच रखेंगे, तो प्रतिबिंब हमेशा मेरा मुख्य फोकस एफ और पी के बीच ही बनेगा। इसी के बीच हमारा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग दो ही सिचुएशन इसमें पढ़ते हैं। इधर हम लोग कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस एफ और पी के बीच ही बनता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पे वस्तु हमारा बड़ा है बट प्रतिबिंब कैसा बना है, हमारा छोटा प्रतिबिंब बना है और सीधा प्रतिबिंब बना है। जिस तरह से वस्तु खड़ी रहेगा उसी प्रकार से हमारा वस्तु प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उत्तल दर्पण के सामने जब भी हम लोग वस्तु को ध्रुव पी और अनंत के बीच कोई भी वस्तु को रखेंगे, ध्रुव पी और अनंत के बीच जब भी कोई वस्तु को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस एफ और पी के बीच बनता है। दर्पण के पीछे मुख्य फोकस एफ और पी के बीच बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है बट सीधा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, बट दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। प्रत्येक सिचुएशन में आप कहीं भी वस्तु को रख लीजिए, जब हम लोग वस्तु अनंत पे रखते हैं उस केस में हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। दो ही केस इस दर्पण में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, दर्पण के पीछे P और F, P तथा F के बीच बनता है। दर्पण के पीछे P तथा F के बीच, P तथा F के बीच बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप याद रखिएगा, जब भी उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुवीय और अनंत के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा प्यारे बच्चों मुख्य फोकस एफ और पी के बीच ही बनेगा। इतने दूर में कहीं ना कहीं प्रतिबिंब आपका बनेगा और प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा बट आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के पीछे जब भी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है या काल्पनिक उसी को बोलते हैं। काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमेशा सीधा प्रतिबिंब होगा
बट उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखना है आपको, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और इस दर्पण में जब वस्तु को हम लोग ध्रुव पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पे बनेगा। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा, हमारा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या है, जब वस्तु ध्रुव पर हो, प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए। जब वस्तु हम लोग ध्रुव पे रखेंगे, जब वस्तु ध्रुव पे हो तो प्रतिबिंब भी हमारा ध्रुव पर ही बनता है। प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। आभासी बनेगा, जब भी वस्तु को हम लोग ध्रुव पे रखेंगे, एग्जैक्ट ध्रुव पे, तो प्रतिबिंब भी हमारा ध्रुव पर ही बनेगा। आभासी बनेगा, आभासी बोले तो काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक या आभासी एक ही बात होता है। और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। बट ध्रुव पे जब भी वस्तु को हम लोग रखते हैं तो वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब भी बनता है। वस्तु के बराबर का क्या बनता है प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इसी बात को हम लोग यहाँ पे आपको शॉर्टकट में आपको बताए हैं। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनके आकार। आप देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं। देखिए, वस्तु की स्थिति जब हमारा क्या पे होता है? ध्रुव पर होता है। ध्रुव पे होता है तो प्रतिबिंब भी हमारा ध्रुव पर ही बनता है। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, वस्तु की स्थिति कहाँ पे हम रखें? वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा ध्रुव पर ही बनता है। बट आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों? आभासी बोले तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है। जब भी ध्रुव पे रखते हैं, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, जब भी वस्तु को हम लोग ध्रुव पे रखेंगे, प्रतिबिंब भी हमारा ध्रुव पर ही बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के बराबर का ही प्रतिबिंब भी बनेगा। वस्तु के बराबर का ही क्या बनेगा? हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा। जब वस्तु ध्रुव पे रखेंगे तो प्रतिबिंब का स्थिति भी हमारा ध्रुव पर होगा और आभासी होगा, सीधा और वस्तु के बराबर बनेगा। ध्रुव तथा ध्रुव तथा देखिए, ध्रुव तथा अनंत के बीच जब भी हम लोग वस्तु को रखेंगे, हम लोग देखे थे अभी पिछले, देखिए यहाँ, जब भी वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? F और P के बीच बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है प्यारे बच्चों? F और P के बीच बनता है। तो देखिए यहाँ पे, जब भी वस्तु को ध्रुव P तथा अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? ध्रुव P और F के बीच बनता है। ध्रुव P और F के बीच ही बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों। आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों? छोटा प्रतिबिंब बनता है। लास्ट केस अभी हम लोग क्या पढ़े? जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना था? F पर बना था। पहला केस हम लोग यही देखे थे। जब वस्तु हम लोग अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना था? F पर बना था, आभासी बना था, सीधा बना था और बहुत छोटा प्रतिबिंब बना था। कैसा प्रतिबिंब बना था प्यारे बच्चों? बहुत छोटा। यहाँ देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पे होता है प्यारे बच्चों, इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे बनता है? F पर बनता है और बिंदु रूप में हमारा प्रतिबिंब नजर आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत छोटा प्रतिबिंब नजर आता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे जब भी प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, बहुत छोटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों क्या है, आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, चिन्ह परिपाटी। यदि आपको चिन्ह परिपाटी आता है तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर का आप टोटल न्यूमेरिकल कर पाइए। यदि चिन्ह परिपाटी आपको नहीं आता है तो आपसे न्यूमेरिकल हल नहीं हो। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप लोग चिन्ह परिपाटी को इतना अच्छे से समझ लीजिए कि दोबारा आपको कहीं पे रटने का जरूरत ना पड़े। हम अच्छे से आपको समझाने का कोशिश भी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, गोलीय दर्पणों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी हम आपको अच्छे से समझा देंगे प्यारे बच्चों। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक्स अक्ष व एक्स जानते हैं प्यारे बच्चों। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। ये हमारा क्या होता है? एक्स अक्ष होता है। ये हमारा क्या है? वाई अक्ष। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं। ये हमारा मूल बिंदु होता है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। और यहाँ देखिए, मूल बिंदु से दाएं तरफ का सभी दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों? धनात्मक होता है। बाएं तरफ का सभी दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों? ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु से ऊपर जब हम लोग बढ़ते हैं, ऊपर जाने पर दूरी हमारा क्या होता है? धनात्मक होता है। नीचे उतरने पर दूरी हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? ऋणात्मक होता है। यदि ये आपको पता है तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए,
ये हमारा एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष से ऊपर जब भी हम लोग जाते हैं, एक्स अक्ष से ऊपर जाने पर हमारा दूरी पॉजिटिव होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव। चाहे हम सेकंड क्वाड्रेंट में ऊपर जाएं या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएं, एक्स अक्ष से ऊपर जब भी जाएंगे तो दूरी हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? ऊपर मापी गई सभी दूरी क्या होता है? धनात्मक होती है। लेकिन एक्स अक्ष से हम लोग जब नीचे उतरते हैं तो दूरी हमारा क्या होता है? निगेटिव में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? नेगेटिव में। चाहे थर्ड क्वाड्रेंट हो या फोर्थ क्वाड्रेंट हो, तो दूरी हम लोग किसमें लिखते हैं? नेगेटिव में लिखते हैं। ये कंसेप्ट यदि आपको पता है तो इसको हम लोग 1 मिनट में समझ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है। अभी पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए पढ़ लेते हैं, उत्तल के लिए भी समझ में आपको आ जाएगा। यदि ये समझ जाते हैं उत्तल भी आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ये देखिए हम लोगों का कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है, क्योंकि परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ। यहाँ देखिए, और दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल हो, किसी भी दूरी को हम लोग ध्रुव पी से ही मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं प्यारे बच्चों? ध्रुव पी से। ये हमारा ध्रुव होता है पी। किसी भी डिस्टेंस को, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो खास करके गोलीय दर्पण हम लोग सभी दूरी को ध्रुव पी से ही मेजर करते हैं। कहाँ से मेजर करते हैं? ध्रुव पी से ही मापते हैं। ये ध्रुव को आप मान लीजिए, आप मूल बिंदु, इसको क्या मान लीजिए? थोड़ा देर के लिए आप मूल बिंदु मान लीजिए। तो मूल बिंदु से अगर हम लोग दाएं तरफ जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, तो सभी दूरी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में लिखा जाएगा। जब मूल बिंदु ध्रुव पी से बाएं तरफ जाएंगे हम लोग, तो सभी दूरी हमारा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, नेगेटिव में लिखा जाएगा। ये हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। एक्स अक्ष के जैसा जो लाइन दिख रहा है, ये हमारा मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो मुख्य अक्ष से ऊपर जब भी हम लोग कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, मुख्य अक्ष से ऊपर कोई भी वस्तु रखा रहेगा, तो वस्तु का ऊंचाई तो ऊपर की तरफ होगा, तो वो दूरी हमारा पॉजिटिव में लिखा जाएगा। या मुख्य अक्ष से ऊपर यदि हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई जो होगा वो भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव में लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, ध्रुव पी से जब हम लोग ध्रुव पी से जब भी हम लोग राइट साइड बढ़ेंगे, ध्रुव पी से राइट तरफ जाने पर सभी दूरी, चाहे वो प्रतिबिंब का दूरी हो, प्रतिबिंब का ही दूरी होगा। ध्रुव पी से जब हम लोगों का ध्रुव पी से राइट साइड जब भी प्रतिबिंब बनेगा, तो उस समय हमारा प्रतिबिंब का जो दूरी होगा, प्रतिबिंब का दूरी वो क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, क्योंकि आपको पता है ध्रुव पी से दाएं तरफ का सभी दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। इधर जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये धनात्मक में दूरी लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्रुव पी से इधर का जो भी दूरी होगा, जो भी डिस्टेंस होगा, वो हमेशा निगेटिव में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? निगेटिव में। और ये मुख्य अक्ष से ऊपर जब भी हम लोग जाएंगे, ऊपर की तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे वस्तु का ऊंचाई हो या प्रतिबिंब का ऊंचाई हो, तो मुख्य अक्ष से ऊपर, चाहे दर्पण के सामने आगे या दर्पण के पीछे, मुख्य अक्ष से ऊपर कोई भी डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव में। मुख्य अक्ष से नीचे जब भी हमारा चित्र बनेगा, जब भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य अक्ष से नीचे जब भी प्यारे बच्चों प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका जो ऊंचाई होगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई, वो निगेटिव में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? निगेटिव में। यहाँ देखिए हम लिखे भी, बाई ओर की दूरी, ये इधर बाई और बाई ओर है, तो ये हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु से बाएं तरफ का सभी दूरी देखिए हम यहाँ पे निगेटिव में लिखे हैं। देखिए यहाँ पे दाई ओर की दूरी, दाई ओर का दूरी देखिए हम लोग किसमें लिखे हैं? पॉजिटिव में लिखे हैं। अब देखिए यहाँ ऊंचाई ऊपर की ओर, ऊंचाई ऊपर की ओर देखिए हम लोग पॉजिटिव में लिखे हैं। यहाँ पे देखिए ऊंचाई ऊपर की ओर किसमें लिखा गया है? पॉजिटिव में लिखा गया है। इसका मतलब वस्तु जब भी रखेंगे तो दर्पण के सामने रखेंगे, और वस्तु का जो ऊंचाई होगा हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाएगा। हमेशा किसमें लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? पॉजिटिव में लिखा जाएगा। फिर नीचे देखिए यहाँ पे, और फोकस दूरी जो हमारा होता है अवतल दर्पण में, फोकस दूरी किधर होता है? बाएं तरफ होता है। बाएं तरफ होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो फोकस दूरी हमेशा निगेटिव में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक लिखा जाएगा। यहाँ देखिए ऋणात्मक में लिखा गया है, माइनस एफ हम लिखे। फोकस दूरी को किसमें लिखे? और फोकस दूरी कहते हैं किसको प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस एफ से पी तक का दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। और फोकस दूरी अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों? ऋणात्मक होगा। तो जब आप न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों, जब आप फिजिक्स का आंकिक प्रश्न को हल कीजिएगा, वहां पे आपको कह दिया जाएगा अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण कह दिया जाएगा, वहां पे आपको फोकस दूरी दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों फोकस दूरी वहां पे देखिएगा कि निगेटिव में नहीं दिया जाएगा। जब अवतल दर्पण कह देगा तो आपको वहां पे फोकस दूरी जो भी दिया जाएगा उसको निगेटिव में लिखना है। किसमें लिखना होगा? निगेटिव में लिखना है, क्योंकि आपको पता है जब दर्पण हमारा अवतल है और अवतल दर्पण में फोकस दूरी का बात हो रहा है, तो फोकस दूरी हमेशा निगेटिव में लिखा जाएगा। वक्रता त्रिज्या भी हमेशा क्या होगा? निगेटिव में होगा। यहाँ देखिए अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी किसमें लिखा है? हम निगेटिव में लिखे। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या की दूरी हो, हमेशा निगेटिव होगा। और वस्तु का दूरी भी हमेशा क्या होगा? निगेटिव में लिखा जाएगा। आपको क्वेश्चन में यदि वो चिन्ह नहीं भी दिया गया है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, तब भी आपको निगेटिव में लिखना होगा। जब आपको पता चल जाए कि दर्पण हमारा अवतल है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक में आएगा,
आंसर भी जो निकालिएगा ऋणात्मक में आएगा, बट आंसर लिखते समय हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये ऋणात्मक में आएगा। वक्रता त्रिज्या भी हमारा क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। वस्तु का दूरी भी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक में होगा, क्योंकि वस्तु जब भी हम लोग रखेंगे दर्पण के सामने रखेंगे, तो ध्रुव पी से लेफ्ट साइड रखेंगे, तो लेफ्ट साइड की सभी दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसीलिए बाई ओर की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। और वस्तु को हम लोग बाई तरफ ही रखेंगे, बाई तरफ का सभी दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है प्यारे बच्चों। और वस्तु का ऊंचाई देखिए, वस्तु का ऊंचाई मुख अक्ष से ऊपर है, मुख अक्ष से ऊपर का सभी दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। यहाँ देखिए, जब भी प्रतिबिंब हमारा मुख अक्ष से ऊपर जाएगा तो प्रतिबिंब का ऊंचाई भी हमारा क्या होगा, धनात्मक में होगा। और इधर देखिए, जब प्रतिबिंब हमारा ध्रुव पी से राइट तरफ बनेगा, दाएं ओर बनेगा, उस समय हमारा प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो पॉजिटिव में लिखा जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमेशा हमेशा किस में लिखा जाएगा, पॉजिटिव में लिखा जाएगा। यहाँ देखिए हम लोग लिखे भी हैं प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में वस्तु का दूरी हमेशा किस में लिखा जाएगा, निगेटिव में होगा। वस्तु का दूरी किस में होगा, निगेटिव में होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब का दूरी देखिए निगेटिव में भी लिखे हैं, पॉजिटिव में भी लिखे। अब कहिएगा सर दोनों कैसे लिख दिया, नेगेटिव में भी होगा, पॉजिटिव में भी होगा। प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में अधिकतर केस में क्या होता है, प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने ही बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के सामने बनता है और उल्टा बनता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, तो जब इधर प्रतिबिंब बन जाएगा, तो इधर का तो सभी दूरी हमारा ऋणात्मक होता है ना, तो प्रतिबिंब का भी दूरी क्या हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। और एक केस होता है प्यारे बच्चों, जब हम लोग वस्तु को ध्रुव पी और एफ के बीच रखते हैं, इस बीच में जब हम लोग वस्तु को रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है प्यारे बच्चों, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, तो ये जो पीछे ध्रुव पी से जब हम लोग इधर जाएंगे, तो उस समय हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो धनात्मक में हो जाएगा। दर्पण के पीछे जाएगा तो हम लोग को इधर जाना पड़ेगा। आपको पता है कि इधर का सभी दूरी किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। उस समय हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए लिखे भी हैं, प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिखे, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के सामने भी बनता है और दर्पण के पीछे भी बनता है। जब दर्पण के पीछे बनेगा, तो उस समय हमारा जो प्रतिबिंब का दूरी होगा वो धनात्मक में लिखा जाएगा। जब दर्पण के सामने बनेगा प्रतिबिंब हमारा, उस समय प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो किस में लिखा जाएगा, ऋणात्मक में लिखा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखिए क्या लिखे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हमेशा निगेटिव में होगा। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, निगेटिव होगा। फोकस दूरी भी हमेशा क्या होगा, निगेटिव में होगा। यहाँ देखिए फोकस दूरी हमेशा किस में होगा, निगेटिव में होगा। वक्रता त्रिज्या हमेशा किस में होगा, निगेटिव में होगा। वस्तु का ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु का ऊंचाई हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव में ही होता है। दो चीज हमेशा, दोनों दर्पण आपको हमेशा सेम मिलेगा। एक तो वस्तु का ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव में होगा, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। और एक चीज आपको सेम मिलेगा प्यारे बच्चों, वस्तु का जो दूरी होता है दोनों का नेगेटिव में ही आता है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। दोनों दर्पण में वस्तु का जो दूरी होगा वो हमेशा ऋणात्मक होता है। वस्तु का दूरी हमेशा किसमें होता है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक में होता है। और आपको पता है उत्तल दर्पण भी रहता है, तो वस्तु को हम लोग क्या रखते हैं, ध्रुव से बाई ओर रखते हैं, ध्रुव से बाई ओर रखते हैं, तो वस्तु का दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। ठीक है प्यारे बच्चों, वस्तु की ऊंचाई भी क्या होता है, दोनों दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी और अवतल दर्पण के लिए, वस्तु का ऊंचाई हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में ही होता है। बट प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा वो निगेटिव में भी होगा और पॉजिटिव में भी होगा। अब कहिएगा सर क्यों होगा दोनों में, कभी निगेटिव में आएगा कभी पॉजिटिव में आएगा। प्यारे बच्चों, जिस समय हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा, दर्पण के पीछे एक ही केस में बनता है, जब हम लोग वस्तु को फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनता है और वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसा वस्तु रहता है खड़े, उसी प्रकार से प्रतिबिंब भी बनता है, तो हमारा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो उस केस में हमारा क्या होता है, ऊंचाई, उस केस में हमारा ऊंचाई क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। देख रहे हैं ऊपर की ऊंचाई, ऊपर की ओर क्या होता है, पॉजिटिव में लिखा जाता है क्या, इसलिए देखिए वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा ऊंचाई पॉजिटिव में हो जाएगा। लेकिन जिस समय हमारा अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, तो प्यारे बच्चों जब भी हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उस समय वस्तु का जो ऊंचाई होता है किसमें लिखा जाता है, नेगेटिव में लिखा जाता है। वस्तु का ऊंचाई को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब का ऊंचाई को एच डैश से। यहाँ भी हमारा प्रतिबिंब का ऊंचाई है तो एच डैश का है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अवतल दर्पण में आपको याद रखना है, वस्तु का दूरी चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो हमेशा निगेटिव में होता है। दो चीज हम दोनों दर्पण में हमेशा सेम होगा, एक वस्तु का दूरी दोनों दर्पण के लिए निगेटिव में होगा, और वस्तु की ऊंचाई चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो
वस्तु का ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव में होता है, वस्तु का ऊंचाई हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और प्रतिबिंब का जो दूरी होगा अवतल दर्पण में, वो नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है। जब प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनेगा तो पॉजिटिव में होगा, दर्पण के सामने बनेगा तो नेगेटिव में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव में होगा अवतल दर्पण में। वक्रता त्रिज्या हमेशा नेगेटिव में होगा, किसमें, अवतल दर्पण में। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई हमेशा किसमें होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि वस्तु जब भी रखेंगे हम लोग मुख अक्ष से ऊपर ही रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। प्रतिबिंब का ऊंचाई, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब का ऊंचाई वो पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। पॉजिटिव में कब आएगा, जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण मुख अक्ष से ऊपर ही प्रतिबिंब हमारा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव में लिखाएगा, किसमें लिखाएगा, पॉजिटिव में। जिस समय हमारा दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उस समय प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा वो नेगेटिव में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये तीन परिपाटी आप लोगों को ये अवतल दर्पण का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण के लिए। नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण के लिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। किस दर्पण के लिए प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण के लिए। इसमें एक ही बात याद रखना है, उत्तल दर्पण में केवल एक ही चीज निगेटिव होता है, वो है वस्तु का दूरी। क्योंकि वस्तु भी प्यारे बच्चों आपको पता है, चिन्ह परिपाटी में ध्रुव पी से दाएं तरफ का सभी दूरी, राइट साइड का सभी दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेफ्ट साइड का सभी दूरी क्या होता है बाबू, नेगेटिव में होता है, ऋणात्मक होता है। ऊपर का सभी दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऊपर का सभी दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव में होता है। नीचे का दूरी हमारा नेगेटिव में हो। बट उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब नीचे की तरफ नहीं बनता, उल्टा प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है। हमेशा उत्तल दर्पण में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हम लोग डायग्राम में भी देखे थे। तो देखो इसमें वस्तु की जो दूरी होगा वही तो निगेटिव होता है। उत्तल दर्पण में केवल एक ही चीज नेगेटिव होता है, वो क्या है, वस्तु का दूरी। तो वस्तु की दूरी क्या होता है, वो नेगेटिव में होता है। बाद बाकी जो भी चीज होगा उत्तल दर्पण में, सब दूरी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव में ही लिखा था। अब देखिए, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो ध्रुव से किधर होता है, राइट साइड होता है, दाएं तरफ होता है। तो फोकस दूरी देखिए यहाँ पे हम पॉजिटिव में लिखे, किसमें लिखे, पॉजिटिव में लिखे। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, ध्रुव पी से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ये भी देखिए ध्रुव से दाएं तरफ है, ध्रुव से दाएं तरफ का सभी दूरी देखिए धनात्मक में लिखे, इसीलिए वक्रता त्रिज्या भी हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक में लिखा है। और प्रतिबिंब भी जो बनता है उत्तल दर्पण में, प्रतिबिंब भी हमेशा कहाँ बनता है, एक सिचुएशन आता है जब वस्तु अनंत पे होता है तो हमारा मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बन जाता है। जब वस्तु हम लोग ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं, ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, ध्रुव पी और एफ के बीच बनता है, इसी बीच में हमेशा प्रतिबिंब बनता है। जब इसी बीच में हमारा प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब का दूरी हमेशा किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। और प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। बट आभासी बनता है, आभासी कहने का मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो जिस तरह से वस्तु खड़ा रहेगा उसी प्रकार का हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा। सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा हमारा, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ प्रतिबिंब का ऊंचाई हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब का ऊंचाई भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। वस्तु का ऊंचाई एच, एच प्लस लिखे हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे प्लस में एच लिखे हैं। अब प्रतिबिंब का ऊंचाई देखिए एच डैश भी यहाँ पे हम प्लस में लिखे, क्योंकि मुख अक्ष से ऊपर बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, बट सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बात आपको याद रखना। यहाँ देखिए फोकस दूरी भी उत्तल दर्पण का पॉजिटिव में आ रहा है, वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव में आ रहा है। प्रतिबिंब का दूरी, मान लीजिए इधर प्रतिबिंब यदि बनेगा, या तो एफ पे प्रतिबिंब बनेगा या पी और एफ के बीच बनेगा। यदि इसी के बीच बनेगा तो वो भी हमारा भी जो होगा, भी बोलते हैं प्रतिबिंब का दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। ये भी हमारा पॉजिटिव में आएगा, तो एफ भी पॉजिटिव में आएगा। एफ किसको बोलते हैं, स्मॉल एफ, फोकस दूरी को बोलते हैं। फोकस दूरी भी पॉजिटिव में आएगा। वक्रता त्रिज्या की दूरी भी हमारा क्या होगा, वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव में आएगा और प्रतिबिंब की दूरी भी पॉजिटिव में आएगा। ठीक है प्यारे, यहाँ देखिए हम लिखेंगे वस्तु का दूरी केवल किसमें होगा प्यारे बच्चों, वस्तु का दूरी यहाँ निगेटिव होगा, गलती से यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया गया है प्यारे बच्चों। वस्तु का दूरी क्या होगा प्यारे बच्चों, निगेटिव होगा, किसमें होगा, निगेटिव में होगा। वस्तु की दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा। इधर देखिए वस्तु की दूरी किसमें लिखे, हम निगेटिव में लिखे हैं, तो वस्तु की दूरी निगेटिव में होगा। प्रतिबिंब की दूरी किसमें होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव में होगा। प्रतिबिंब आपको पता है ध्रुव पी और एफ के बीच, एफ पर भी बनता है, जब वस्तु अनंत पे रहता है तो एफ पे बनता है, और एनी टाइम इसी के बीच बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी देखिए पॉजिटिव में लिखा गया, हमेशा पॉजिटिव में ही होगा प्रतिबिंब का दूरी।
फोकस दूरी भी हमेशा किसमें होता है, पॉजिटिव होता है। वक्रता त्रिज्या आर भी हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ देखिए पॉजिटिव में भी लिखे हैं, भी कहने का प्लस भी का मतलब पॉजिटिव हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई तो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु का ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको हम लोग एच डैश बोलते हैं, तो प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा मुख अक्ष से ऊपर बनता है उत्तल दर्पण में, इसीलिए यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में लिखे हैं। किसमें लिखे हैं, पॉजिटिव। आपको याद रखना है उत्तल दर्पण में केवल एक ही चीज नेगेटिव होता है, वो क्या होता है नेगेटिव प्यारे बच्चों, वस्तु की दूरी, क्योंकि वस्तु जो रखेंगे हम लोग ध्रुव पी और अनंत के बीच ही रखेंगे या अनंत पे रखेंगे प्यारे बच्चों, तो दर्पण के सामने ही रखेंगे ना, तो दर्पण के सामने जब भी रखेंगे तो हमारा ये लेफ्ट साइड रखाएगा, और लेफ्ट साइड देखिए ध्रुव से जब भी हम लोग लेफ्ट तरफ बढ़ते हैं तो ये दूरी हमारा ऋणात्मक होता है, इसीलिए वस्तु का दूरी इस दर्पण में क्या होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वस्तु का दूरी चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो न्यूमेरिकल बनाते समय आपको हमेशा नेगेटिव में लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।